फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अगर आपके पास कोई भी प्राइवेट व्हीकल है, अपना टू व्हीलर, फोर व्हीलर है, तो आपके पास अपना खुद का टायर इन्फ्लेटर डिवाइस क्यों होना चाहिए? अपने इंडिया में जो टायर और पंक्चर रिपेयर शॉप होते हैं, उसमें अक्सर दिखाई हमें ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं। सभी शॉप्स में ये नहीं होता, लेकिन है कुछ-कुछ शॉप्स जो एक्चुअली टायर अपना पंक्चर निकालते टाइम पे फ्रॉड करते हैं। खुद से ही कभी-कभी तो एक पंक्चर की जगह खुद से ही 2 पंक्चर लगा के एक्स्ट्रा पैसा वसूल लेते हैं। और मेरे कुछ दोस्तों के साथ और इवन मेरे खुद के साथ भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि पंक्चर रिपेयर करने वालों ने ही खुद पंक्चर लगा के एक्स्ट्रा पैसे वसूले हैं या फिर ऐसे लूटा है। अगर इस टाइप के फ्रॉड से बचना है, तो अच्छा होगा कि हमारा खुद का ही टायर इन्फ्लेटर डिवाइस अपने पास हो। जैसे कि अब हम में से बहुत सारों का डेली रनिंग रहता है और अक्सर कुछ दिनों के बाद टायर में हवा भरने का ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में हम पंक्चर वालों के पास जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि उनके हाथ अपना व्हीकल लगने से अच्छा है कि हम अपना खुद का ही कुछ डिवाइस लेके बैठे और इन्फ्लेट करें। तो पहला फ़ायदा ये है कि इसमें हम फ्रॉड से बच सकते हैं, मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी है वो कम कर सकते हैं। तो दूसरी बात कन्वीनियंस की आती है, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तब अपने टायर में हवा भर सकते हैं, चाहे रात हो या फिर आधी रात हो, सुबह हो, जब चाहे जब हम अपने टायर में हवा भर के निकल निकल सकते हैं। हमें किसी शॉप पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम भी अपना सेव होता है। बहुत बार तो होता है कि पंक्चर वाली शॉप पे जाते हो तो ऑलरेडी बहुत सारे 4-5 लोग पहले से ही लाइन में लगे रहते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो इससे ये कन्वीनियंस आता है। और तीसरी बात ये है कि अपने टायर का लाइफ अच्छा रहता है। तो अगर आप टाइम टू टाइम अपने टायर में हवा भर रहे हैं, प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, तो इसमें टायर का जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव होता है। तो ये फायदे हैं अपना खुद का टायर इन्फ्लेटर डिवाइस अपने पास होने में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पायरिंग राइडर। तो आज हम बात करने वाले हैं टायर इन्फ्लेटर डिवाइसेस के बारे में। टायर इन्फ्लेटर डिवाइसेस दो तरफ के होते हैं मेजरली। एक होते हैं मैनुअली ऑपरेटेड और एक होते हैं इलेक्ट्रिक। ये जो अपने पंक्चर वालों के पास जो कंप्रेसर वाला बड़ा वाला डिवाइस होता है उसको छोड़ दो, तो उसमें जो पोर्टेबल टाइप के टायर इन्फ्लेटर होते हैं वो उसमें भी जो इलेक्ट्रिकल है उसमें बैटरी ऑपरेटेड आते हैं। जैसे कि ये शाओमी की तरफ से आने वाला मी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर आता है ये। और भी दूसरी कंपनी से ये ऐसे टाइप का एयर कंप्रेसर डिवाइस आता है जो कि बैटरी पे चलता है। यानी कि हम इसको चार्ज करते हैं और फिर ये चार्जिंग, इसके अंदर ही बैटरी होता है लिथियम आयन का, और उस बैटरी पे ये ऑपरेट होता है। और दूसरे तरह की इलेक्ट्रिकल टायर इन्फ्लेटर है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल बैटरी सोर्स को, जो एयर कंप्रेसर है वो ज्वाइन करना पड़ता है। तो वो एक्सटर्नल पावर सोर्स पे चलते हैं। ठीक है। अब मैनुअली ऑपरेटेड में मेजरली ये फुट पंप आता है जो अपने पैर से हम ऑपरेट करते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख के मैंने शाओमी की तरफ से आने वाला ये मी पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर ये डिवाइस खरीद लिया था ऑनलाइन। कुछ मैंने ये 2200 या फिर 2500 रुपये का ये खरीद लिया था कुछ 1.5 साल पहले। तो इसका परफॉर्मेंस शुरू में मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका जो पोर्टेबिलिटी है वो भी अच्छा है। मतलब आपको सिर्फ इसे निकालना है यहाँ से, और ये आपको टायर में लगा के अपना बटन चालू करके, इसमें एक बटन आता है, ये बीच में बटन चालू करके आपको हवा भरना है। तो इसका पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छा है और ईज ऑफ यूज़ भी बहुत अच्छा है। मतलब आप, ये हल्का भी है, आप कैरी बैग में या फिर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो ये अपने बैग में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं बहुत आसानी से, और कहीं भी अपने जब चाहे तब अपने टायर में हवा भर सकते। तो इसे अच्छा खासा मैंने 1 साल तक यूज़ किया था। बहुत ही शुरू में अच्छा रिव्यूज़ भी दिया मैंने इसका। कुछ दिनों बाद इसका जो यहाँ का निकालने का मैकेनिज्म है, ये कुछ तो कनेक्टर में इसके खराबी आ गई। मतलब जैसे ही आप ये निकालते हो तो ये एक्चुअली डिस्प्ले ऑन होता है और ये डिवाइस ऑन होता है। तो ये निकालने पर डिवाइस ऑन ही नहीं हो रहा था। तो मैं ये दिक्कत लेके शाओमी के सर्विस सेंटर गए, जो कि वागोली के पास में जो सर्विस सेंटर है वो है विमान नगर में। तो वहाँ पे पहुँचने पर मुझे पता चला कि ये जो डिवाइस है ये एक यूज एंड थ्रो डिवाइस है। मतलब ये रिपेयर हो नहीं सकता। इसका मतलब आप इस डिवाइस में कोई भी छोटी-मोटी खराबी आए, ये कभी भी कुछ भी इसमें का रिप्लेस या फिर रिपेयर हो ही नहीं सकता। मतलब आप अगर ये आपका डिवाइस खराब हो जाए तो आपको फेंकना ही फेंकना है, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बोले कि आपको एक तो नया ही खरीदना पड़ेगा, अगर वारंटी में होता तो हम पूरा का पूरा रिप्लेस कर देते, इसका रिपेयरिंग वगैरह कुछ होता ही नहीं है। तो ये दिक्कत थी। मतलब मैंने एक साल ही इसको यूज़ किया होगा और 1 साल में ये खराब हो गया। तो इसका ड्यूरेबिलिटी का बहुत बड़ा इश्यू है। आप ऑनलाइन देखोगे अमेज़न पे तो बहुत अच्छा रेटिंग है इसका, मैं मानता हूँ एज़ अ प्रोडक्ट ये बहुत अच्छा है, लेकिन
इसका रिपेयरेबिलिटी या फिर आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल ज़ीरो है। भले Xiaomi जैसे रेप्यूटेड कंपनी से ये प्रोडक्ट आता है, लेकिन इसका आफ्टर सेल सर्विस कुछ भी नहीं है अवेलेबल। आप लेके जाओगे सर्विस सेंटर तो वो लोग हाथ खड़े कर देंगे और आपको ये डिवाइस कचरे में फेंकना है फाइनली, अगर खराब हो जाए तो। और मेरे केस में ये डिवाइस जो है वो 1 साल के अंदर ही खराब हो गया। तो फिर आप देख सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस ऐसे आने के बाद में फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं लूँगा जो कि जिसके फेल्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने ये बात अपना एक्सपीरियंस है वो बहुत सारे दूसरे राइडर लोगों से शेयर किया। तो उनका कहना, बहुत सारों का कहना ये है कि अगर आपको ये पोर्टेबिलिटी और ईज़ ऑफ यूज़ मिल रहा है, मतलब आप कहीं पे भी ये ले जा सकते हैं और कर सकते हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आप लेके 1 साल, 1 साल के लिए ले लो और फिर आप 1 साल में अगर ये खराब हो जाए तो फिर दूसरा खरीदो। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि 2200-2300 रुपए खर्चा करने के बाद हमें एक्चुअली एटलीस्ट 5 साल तो चलने वाला कोई तो डिवाइस चाहिए ही चाहिए। मतलब ऐसा क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें हम? और मानो कि हम इस जैसा डिवाइस कभी लॉन्ग राइड पे लेके गए और वहाँ पे अगर इसने धोखा दिया, तो फिर इसका लेके फ़ायदा ही क्या है? तो इस तरह से इसका बहुत ही खराब एक्सपीरियंस आया था मुझे। तो मैंने सोचा कि बाद में ये मैं इस तरह का डिवाइस नहीं लूँगा। तो फिर मैंने देखा कि कुछ फुट पंप्स भी हैं जो अपने पैरों से चला के, मतलब मैनुअली ऑपरेटेड ही बोल सकते हैं उसको। तो उसमें मुझे जो मिशेलिन कंपनी का ये वाला फुट पंप मुझे ऑनलाइन दिखा। इसका भी अच्छा खासा रेटिंग था और प्राइस ही लगभग इसी के रेंज में था इलेक्ट्रिक के। तो फिर मैंने ये चेकआउट किया और देखा। तो कुछ इस तरह से ये बॉक्स पैकिंग में आता है, मिशेलिन का प्रोडक्ट है। अगर आप में से बहुत सारों को मिशेलिन कंपनी के बारे में नहीं पता, तो मिशेलिन एक टायर बनाने वाली कंपनी है मेजरली, और बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। जिनको पता है ऑलरेडी उनको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही जेन्युइन कंपनी और बड़ी कंपनी, और ये अच्छा खासा प्रोडक्ट है उनका, जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये डिवाइस कम से कम 2 किलो का है। मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये पोर्टेबल है ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। ये पोर्टेबल है, मतलब आपको लेना ही है तो आप ले जा सकते हैं। ये रिलायबल है। और इसमें भी 2 वेरिएंट है, एक है डिजिटल और एक है एनालॉग। तो एनालॉग में ये जो बीच में जो गेज दिख रहा है वो एनालॉग में वो डायल आता है। आपने जैसे पंक्चर रिपेयर शॉप में देखा होगा, वो जो हवा भरने से पहले जो हवा नापने का जो डिवाइस है, सेम वैसा ही यहाँ पे वो गेज आता है एनालॉग में। लेकिन ये डिजिटल है, तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलेगा और डिस्प्ले में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, किलो पास्कल, बार और पीएसआई में। तो इसमें भी आपको ये एक ट्यूब मिलता है। कुछ इस तरह से ये आप ट्यूब निकाल सकते हैं सेपरेट। तो ये कैसे ऑपरेट होता है इसका डेमो हम वीडियो में आगे चल के देंगे। तो ये जो फुट पंप है ये डबल सिलेंडर है। इसमें सिंगल सिलेंडर का भी ऑप्शन आता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डबल सिलेंडर ले लो, क्योंकि इससे जो एयर फिलिंग है वो जल्दी और फास्ट होगी। इसको ऑपरेट करने से पहले आपको यहाँ एक लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है। तो इस तरह से ये एक लॉक है, ये आपको खोलना है और फिर ये इस तरह से जो अपना पोजीशन है ये ऊपर आता है। और फिर आपको एक बार आपने ये टायर में लगाया तो फिर आपको यहाँ से प्रेस करके इसको ऑपरेट करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से अपने ओला स्कूटर में हवा कैसे भरी जाए। तो सबसे पहले आपको टायर का जो कैप है वो हटाना है। और उसके बाद ये जो फुट पंप है उसके साथ जो ट्यूब आता है उसका एंड कुछ इस तरह से लगा के आपको ये अच्छे से कनेक्ट करना है। और अच्छे से टाइट होने के बाद फिर आपको टायर में जो कुछ भी प्रेशर है वो प्रेशर आपको इसके डिजिटल डिस्प्ले में दिखेगा। तो आप देख सकते कि ये किस तरह से ये फिट किया है। और कुछ इस तरह से इसका डिजिटल डिस्प्ले में आपको प्रेशर डिस्प्ले होना चाहिए। अगर डिस्प्ले ऑफ है तो ये पीला वाला बटन दबा के आप डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले बहुत ही डल है, हार्श डे लाइट या फिर सनलाइट में दिखता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अभी टायर में 32 psi का प्रेशर मौजूद है जो अभी वो डिस्प्ले पे दिखा रहा है। तो हमें इसको करना है 33 psi। तो मैं इसमें हवा भरना स्टार्ट करता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने एक अच्छा खासा एक पूरा स्ट्रोक कंप्लीट किया इसका। तो एक स्ट्रोक कंप्लीट करने के बाद में अब अगर मैं प्रेशर चेक करूँ तो वो 32 से बढ़कर ये हो गया है 32.5, 32.5 हो गया है। तो ऐसा मान सकते हैं कि एक स्ट्रोक में
ये 0.5 या आधा psi हवा भर देता है टायर के अंदर। तो इस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आपका कितना कम हुआ है तो आपको कितना स्ट्रोक लगाना है। तो हर बार एक स्ट्रोक लगा के आपको प्रेशर चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आप 0.5 psi के हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए मैं और इसमें हवा भरता हूँ और एक स्ट्रोक कंप्लीट करता हूँ और फिर इसमें डिस्प्ले में प्रेशर चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले 32.5 था, अब ये 33 psi इसमें हवा भर चुकी है। तो एक स्ट्रोक में ये 0.5 psi हवा भर देता है, जो जो अच्छा है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आप रेगुलर इंटरवल पे अगर हवा भर रहे हैं तो आपको उतना ज़्यादा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 या 4 स्ट्रोक में आपका हवा का लेवल पहले जैसे हो जाएगा। आपको सिर्फ रेगुलर टाइम के बाद, पीरियड के बाद हवा भरते रहना है। अगर आपने बहुत बड़ा बड़ा गैप कर दिया तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज ये ठीक ठाक है। आप देखिए जो मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे टायर पंक्चर रिपेयर शॉप में देखा होगा, बहुत सी चीज़ें डिजिटल की बजाय एनालॉग होती है, क्योंकि वो एनालॉग चीज़ें जो है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लाइफ रहता है उनका। जैसे कि अपना जो टायर प्रेशर गेज हो है वो भी वो लोग एनालॉग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ड्यूरेबल होता है। तो जैसे कि ये मैकेनिकल डिवाइस है तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो डिजिटल अंडर का है प्रेशर शो करने का जो डिवाइस है ये डिजिटल है। तो आप चाहे तो एनालॉग वाला भी ले सकते हैं, वो इससे कुछ 300-400 रुपये कम कॉस्ट करेगा। तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं, या फिर आपको डिजिटल चाहिए तो ये डिजिटल भी ले सकते हैं। हाँ, मुझे इसमें एक कमी लगी कि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही डल है, मतलब हार्श सनलाइट में अगर आप जाओगे बाहर तो कड़ी धूप में इसको देखने में और इसमें का प्रेशर रीड करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो वो कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा उस पर छाव लेके देखना पड़ता है अच्छे से। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज मैं बोलूँगा। और बाकी इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है, और मैकेनिकल ऑपरेटेड होने के फ़ायदा ये है कि इसमें खराबी आने का बहुत ही कम चांस है। तो वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।